रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ चेक भाई। कर लो, कल की तरह ना हो आज फिर से। अरे नहीं, कौन है? तो अब पहले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था, इश्यूज देखे थे, चैलेंजेस देखे थे, और आर्किटेक्चर देखा था, और डाटा माइनिंग समझी थी क्या होता है, ठीक है। मतलब बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें समझी थी। अभी हम जो चीज़ देख रहे हैं वो है कि कितने फॉर्म्स का डाटा जो होता है हम माइनिंग कर सकते हैं। मतलब कौन से तरह का डाटा और वही जो डाटा होता है उसमें और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें उसमें से माइन हो सकती हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ डाटा फॉर माइनिंग, जो कि सबसे पहले ये डेटाबेस है, जो कि शायद मैंने कल बता दिया था, और डाटा वेयर हाउस, और ऐसे ही क्या कहते हैं एक ट्रांजिशनल डाटा और होता है। शायद मैंने ट्रांजिशनल डाटा भी कल बताया था, अगर नहीं बताया था तो अभी मैं आज दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले डाटाबेस, ये डाटाबेस जो है हम माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं इसका डाटा। अब डाटाबेस के अंदर क्या होता है, शायद तुम सब ने डीबीएमएस में पढ़ रखा होगा कि डीबीएमएस में ज़्यादातर जो सबसे फेमस या फिर सबसे कॉमन जो डाटाबेस यूज़ करते हैं वो हम रिलेशनल या फिर ईआर डायग्राम वाला रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं। तो फिर हम वो वाला जो डाटा होता है उसके बेसिस पे हम माइनिंग यूज़ करते हैं, और उससे हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं हिडन नॉलेज में से, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो डेटा जिसे हम माइन करने में यूज़ करते हैं वो है डेटा वेयर हाउस का। अब ये डेटा वेयर हाउस एक्चुअल में देखा जाए तो एक पूरी यूनिट है डाटा वेयर हाउस, DWDM सब्जेक्ट में। अब ये जो यूनिट है लेकिन आगे आएगी, जो सर ने फिफ्थ यूनिट कंप्लीट करा दी थी ना शायद एक लेक्चर में ही, तो ये उसी यूनिट का पार्ट है। तो सिंपल सा टॉपिक है, वैसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसकी अभी हम थोड़े से बेसिक देख लेते हैं आखिर ये है क्या। इट इज़ अच्छा, वैसे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो मेरे हिसाब से जो मल्टीपल डाटा बेसिस जो होते हैं ना, बहुत सारे अगर डाटा बेसिस को कलेक्ट करके हम अगर हम एक जगह रखेंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारा डाटा वेयर हाउस जैसा काम करेगा, ठीक है। अगर लास्ट टाइम तुम्हें याद हो तो मैंने एक डायग्राम दिखाया था जिसमें डाटा वेयर हाउस बना था, उसके अंदर काफी सारे डाटाबेस के वो बने हुए थे। उस तरह का ही कुछ डाटा वेयर हाउस होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज स्टोर्ड इन इट। ये एक रिपोजिटरी होता है इंफॉर्मेशन का, जो कि अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करा गया होता है और दूसरा स्टोर करा हो गया होता है, ठीक है। ये सारी बेसिक डेफिनेशन है, ये मैंने सर के नोट्स में से कॉपी करा है। तो तुम्हें इसमें अगर कोई डाउट हो तो बता देना। अब थोड़ा आगे आगे और देख लेते हैं। डाटा वेयर हाउस इज यूजुअली मॉडल्ड बाय मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डाटा वेयर हाउस को हम जो मॉडल करते हैं मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर क्या है? देखो, जब भी हमें डाटा वेयर हाउस को की माइनिंग या फिर उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है ना, तो फिर हम उसे जो करते हैं क्या, एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसा बना लेते हैं। वो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या, वो एक क्यूब जैसा होता है। क्यूब जैसे रूबिक्स क्यूब तुम्हें पता होगा, तो रूबिक्स क्यूब में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट करके। अभी जो अलग अलग ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट होंगी ना, यही हमारे सेट ऑफ ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। यही एट्रीब्यूट्स और या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। और जो उसका हर एक सेल होगा ना, हर एक सेल में एक स्टोर्ड वैल्यू होगी उस एट्रीब्यूट की या उन एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। और यूजुअली मॉडल्ड बाय मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ डाटा क्यूब, एंड ईच डायमेंशनल correspond to an attribute set of और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड ईच सेल स्टोर वैल्यू। जो मतलब मैंने पहले बात बताई यही वो बस लिख दिया है आगे। डाटा क्यूब प्रोवाइड्स मल्टी डायमेंशनल व्यू and allows the pre-computation of summarized data। अब ये जो डाटा क्यूब है वो आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड करता है। अगर आप खुद देखो किसी चीज़ को, अगर आप 3D में इमेजिन कर सकते हो तो उसको आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस वजह से आपको इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना या फिर नॉलेज गेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब एंड अलाउज प्री कंप्यूटेशनल ऑफ समराइज डाटा। अभी जो समराइज डाटा होता है उसका प्री कंप्यूटेशनल इसमें आराम से कर सकते हो आप। डाटा वेयरहाउस सिस्टम कैन प्रोवाइड इनहेरेंट सपोर्ट टू ओलैप। अच्छा, ये ओलैप जो है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये होता क्या वैसे, ओ एल टी पी एंड ओलैप दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो पहले हम यूज़ करते थे वो ओ एल टी पी यूज़ करते थे, लेकिन ये बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर। ओ एल टी पी क्या, तो ऑनलाइन ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग, और ओलैप क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। जो डाटा वेयर हाउस में हम करेंटली जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो ओलैप वाली यूज़ कर रहे हैं, और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग वाली, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर बनाने का, क्यूब बनाने का काम सारा इसी के अंदर आता है। आगे चलते हैं। Data warehouse tools support data analysis. However, in depth analysis, data mining tool can be further used
ऑन मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डाटा वेयर हाउस टूल्स, इसके अंदर हम जो डाटा वेयर हाउस जो टूल्स सपोर्ट करता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। वो टूल्स क्या क्या है कि आपको डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि अगर आपने क्यूब बनाया है तो क्यूब में आप आगे पढ़ोगे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पिवटिंग, मतलब कि एक साइड से पकड़ के पूरे क्यूब को घुमा देना, और रोल अप, ड्रिल डाउन, आपने एक जो एट्रीब्यूट है उसे पकड़ के आपको पूरा एक्सटेंड कर देना किसी डायमेंशन को, या फिर ड्रिल डाउन आपको किसी को छोटा कर देना क्यूब को। तो ऐसे तरह के मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यही आपका डाटा वेयर हाउस के अंदर ऑपरेशन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने कि एक ट्रांजिशन T100 है, इसके अंदर आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स है कि इसके इस ट्रांजिशन में हमने क्या क्या चीजें खरीदी थी, I1 I3 I8 और I16। ऐसे ही एक अगला ट्रांजिशन है, उसमें I2 और I8 खरीदे थे। ऐसे करके मल्टीपल ट्रांजिशन होते जाएंगे और ये हमारी ट्रांजिशनल टेबल बनती जाएगी या ट्रांजिशन रिकॉर्ड बनता जाएगा, और यही हमारा डाटाबेस में स्टोर होता जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या वाली बात है इसमें, एक दिक्कत ये है कि आरडीएमएस जो होता है वो हम सबको पता होगा शायद, नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर या फिर ये जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है वो वाली टेबल एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप अब इसे कैसे यूज करोगे? तो आपको अगर इसे डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है तो फिर इसे आपको पहले स्टैंडर्ड रिलेशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो स्टैंडर्ड रिलेशन में चेंज कर दो ये रिलेशनल डेटाबेस को, या फिर आप इसे फ्लैट फाइल की फॉर्म में स्टोर करो। अच्छा, फ्लैट फाइल क्या है? फ्लैट फाइल एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें क्या होगा, जिसमें डायरेक्टली ऐसे लिखा होगा T100 डैश, या फिर डैश की जगह कोई भी हम एक साइन बना सकते हैं जिससे ये प्रेजेंट होगा कि उसके T100 ट्रांजिशन जो है उसके अंदर क्या क्या है। मतलब एक सिंपल सी जो, जैसे कि एक बाइनरी फाइल जो होती है ना, ये सारी वैल्यूज होती है एक सिंपल एक लाइन में लिखी होती है, या फिर शेल स्क्रिप्ट जो फाइल होती है सब कुछ हम एक लाइन में लिख देते हैं पूरा। तो उसी तरह से ये काम करेगी आपकी टेक्स्ट फाइल, जो कि आपकी टेबल्स को स्टोर कर देगी, और आपकी जो इन्हें जो अलग अलग कॉलम्स और अलग अलग वैल्यूज को सेपरेट आउट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशनल डाटा है इस पर भी हम अपनी डाटा माइनिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो टोटल इस तरह से हमने 3 तरह के डाटा फॉर्म्स पढ़ ली जिनसे हम डाटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। पहली क्या थी? डाटाबेस। फिर क्या था? डाटा वेयर हाउस। फिर लास्ट था ट्रांजिशनल डेटा। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे का शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन अदर काइंड्स ऑफ डाटा। अच्छा, ये था कि अगर आपको फॉर्म्स के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो तो एप्लीकेशन के बेसिस पे भी अगर आप चाहो तो डाटा को थोड़ा और डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, और क्या क्या इसमें आ जाएंगे? इसमें टाइम रिलेटेड और सीक्वेंस रिलेटेड डाटा, ठीक है। डाटा स्ट्रीम्स, दिस डाटा कंटेन्स कंटिन्यूसली ट्रांसफर डाटा। अच्छा, इसकी डिटेल में अभी बताऊंगा, पहले सारे नाम नाम बोल दे रहा हूँ। स्पार्शियल डाटा, इंजीनियरिंग डिजाइन डाटा, मल्टी डायमेंशनल डाटा, ग्राफ एंड नेटवर्क डाटा, ठीक है। अभी सब होते क्या, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टाइम रिलेटेड और सीक्वेंस डाटा। टाइम रिलेटेड सीक्वेंस जैसे इसमें नाम से ही शायद क्लियर हो रहा होगा, जिसमें कि आपका जो जो डाटा आपको टाइम लाइन आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करे, जैसे कि हिस्टोरिकल डाटा। सीक्वेंस डाटा जो आपके एक सीक्वेंस आपका निकलता जा रहा है, उस एक सीक्वेंस को कैप्चर कर रहा है, जैसे कि अब डीएनए का आरएनए का सीक्वेंस होता है, वो बायोलॉजिकल सीक्वेंस में आपका वो उस तरह का डाटा हो जाएगा उसके अंदर। और स्टॉक डाटा भी आपका एक तरह, स्टॉक एक्सचेंज डाटा भी आपका टाइम रिलेटेड डाटा होगा, क्योंकि आपके टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है रेगुलरली। अगला होता है डाटा स्ट्रीम्स। डाटा स्ट्रीम्स वो वाला डाटा होता है जो आपको कंटिन्यूसली मिल रहा होता है। कंटिन्यूसली डाटा, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा है तो वो तो भाई कंटिन्यूसली वीडियो शूट कर रहा है, तो जैसे वीडियो सर्वेलेंस हो गया तो फिर उसकी जो डाटा है वो तो लगातार निकलता जा रहा है। तो उसमें से अगर हमें डाटा माइनिंग लगानी है तो फिर ये भी आपका डाटा स्ट्रीम्स में आ जाएगा। या फिर एक सेंसर का डाटा भी एक आपका डाटा स्ट्रीम्स में आता है। सेंसर डाटा जैसे कि बाई चांस मान लो एक रूम टेम्परेचर वाला एक थर्मामीटर लगा हुआ है, तो वो भी तो क्या कहते हैं एक तरह से अपनी जो वैल्यूज है स्टोर कर रहा है लगातार किसी ना किसी जगह। अगर वो डाटा भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा तो उसे भी हम माइन कर सकते हैं कि अगर हमें पता करना है कि ओवरऑल वर्ल्ड टेम्परेचर कैसा चल रहा है, या फिर एक सिटी का टेम्परेचर कैसा है, वगैरह वगैरह। अब आता है इसके बाद स्पार्शियल डाटा। स्पार्शियल डाटा जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेटेड जो डाटा होता है वो हम स्पार्शियल डाटा के अंदर लेते हैं, जैसे कि मैप्स का डाटा जो हो गया, या रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर अगला होता है इंजीनियरिंग डिजाइन डाटा। इंजीनियरिंग डिजाइन डाटा भी हम अपना ये डाटा वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, सिस्टम कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, ये डाटा होता है, ये आपको लग रहा होगा कि आप सिंपल एक डाटाबेस की फाइल या फिर एक्सेल फाइल में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो डाटा होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे आईसी का जो डाटा होता है, आईसी काफी छोटी यूनिट है,
तुम सबको ही पता होगा, तो फिर उसके हिसाब से आपको जो डाटा उसमें स्टोर करा जाता है वो एक डाटा वेयर हाउस में स्टोर करा जाता है, ताकि उस पर माइनिंग आप इजिली परफॉर्म कर सको। ठीक है। अगली तरह का जो डाटा होता है मल्टी डायमेंशनल डाटा, मल्टी मीडिया डाटा, जो कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस और ऑडियोज की फॉर्म में होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, इस पे भी आप डाटा माइनिंग परफॉर्म कर सकते हो। अगला डाटा ग्राफ और नेटवर्क डाटा, जैसे कि सोशल नेटवर्क आपका जो बन रहा है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो बन रहा है। अच्छा, जो कभी कभी जो आपका डाटा होता है ना, ट्री की फॉर्म में बनता चला जाता है। जैसे कि मान लो कि एक बंदे ने लोन लिया, तो उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, उसकी एज क्या है। अगर वो क्रेडिट स्कोर में आ रहा है तो उसको लोन देना चाहिए, उसकी इस एज में आ रहा है तो उसको लोन नहीं देना चाहिए। ऐसे करके एक पूरा ट्री सा बनता जाएगा। और तो फिर हम इसे नेटवर्क डाटा को भी हम डाटा वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसकी डाटा माइनिंग कर सकते हैं। ये फेसबुक का डाटा भी आपका एक तरह से आप इसे सोशल डाटा में ग्राफ नेटवर्क में ले सकते हो। ठीक है। अब ये जो जहाँ तक है मेन पार्ट कवर हो गया। इसमें अभी किसी को कुछ डाउट है क्या? हम्म। नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अगला जो एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, ये थोड़ा आगे से देख लेता हूँ मैं। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। तुम सब हो ना, सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ भाई। भाई, हाँ कंटिन्यू। सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि किस तरह के पैटर्न माइन हो सकते हैं। ये आपका थोड़ा हाई मार्क्स वाला क्वेश्चन है। मान लो अगर आता है तो 7 या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में अब चीज़ें आती क्या क्या है कि किस तरह के पैटर्न को हम माइन कर सकते हैं, तो इसका एक डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो इसे समझने के लिए पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ समझते हैं कि आपका जो डाटा माइनिंग है वो टास्क है वो क्या क्या है। वैसे देखा जाए तो सर ने पहले क्या करा था, पहले एक क्वेश्चन बोला है, उसके बाद क्या कहते हैं सर ने थोड़ा सा ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, बस पॉइंट को लिस्ट कर दिया, एक्सप्लेन भी नहीं करा है। फिर सर ने ये टास्क बता दिए, फिर जाके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा, तो काफी अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में मेरे ख्याल से क्या कहते हैं सर ने एक्सप्लेन करा था। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी और कहीं जाके नोट्स पढ़े, तो मेरे ख्याल से इस तरह से एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। तो लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम ये वाला, अगर ये के कौन से पैटर्न माइन हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड, तो तुम पहले ये वाली बात भी बताना कि कौन से टास्क होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा काम। अब तो मतलब मार्क्स देने में मतलब टीचर को सामने दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसमें कौन से टास्क में क्लासिफाई करा गया है, डाटा माइनिंग के टास्क को क्लासिफाई करा गया है। तो दो तरह के टास्क में क्लासिफाई करा गया है, डिस्क्रिप्टिव टास्क और प्रिडिक्टिव टास्क। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टास्क क्या होते हैं, जो आपको एक डिसाइड कर रहे हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो या फिर ये शायद मैं चीज़ पहले ही बता चुका हूँ। आपको जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव टास्क हो गए। जैसे कि जो प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव टास्क, जो डिस्क्रिप्शन मीनिंग है ये आगे भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में ही। लेकिन अभी इसे हम थोड़ा रफली मैनर में समझ लेते हैं कि डाटा माइनिंग में ये टास्क क्या काम करता है। डिस्क्रिप्टिव टास्क जो है आपको जो कैरेक्टराइज कर रहा है प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज कर रहा है डाटा सेट के अंदर। तो उस तरह की हम डिस्क्रिप्टिव माइनिंग होती है। और प्रिडिक्टिव माइनिंग में आपकी होगी कि आपको कोई चीज़ आपको प्रिडिक्ट करनी है। जैसे कि मान लेता हूँ कि इलेक्शन रिजल्ट लेके चल लेते हैं, कि अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि इस बार का इलेक्शन कौन जीतेगा, तो फिर या तो ए पार्टी होगी या बी पार्टी होगी। तो ये आपकी प्रेडिक्टिव माइनिंग के अंदर आ जाएगी। डिस्क्रिप्टिव माइनिंग के अंदर आपका इस तरह से आ जाएगा सेल्स डाटा, कि पूरे साल का जो सेल्स डाटा वो निकलेगा, वो आपका ग्राफ या फिर पाई चार्ट की फॉर्म में निकलेगा। तो आपकी वो एक तरह से एक कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है बहुत डिटेल में, ताकि आप उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सको। तो ये दो तरह के माइनिंग टास्क हो गए। ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं प्रेडिक्टिव टास्क। फाइंडिंग, इसकी थोड़ी और डेफिनेशन में इसके डिफरेंस में एक्सप्लेन कर दिया है। फाइंडिंग कैजुअलिटीज, रिलेशंस एंड पैटर्न्स बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपको कैजुअल रिलेशनशिप पता करने हैं पैटर्न्स के बीच में और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के बीच में एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। ये बात मुझे भी एक्चुअल में डिटेल में समझ नहीं आई, तो लेकिन अगर तुम ऐसी याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इंडिपेंडेंट और फाइंडिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्चुअल में, ना मतलब उसी को ही वो दूसरा नाम दे रखा है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है जैसे एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करोगे, सौ हाँ डॉलर उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1200 की सेल, वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, 100 की बजाय हम 150 का कर रहे हैं और वहां पे 2000 की सेल आ रही है, तो उसका
फिर आगे अब तुम बोलोगे मैं 5,000 रुपये अगर एडवर्टाइजिंग में खर्च करता हूँ तो कितना ही मेरी सेल होनी चाहिए, तो वो प्रिडिक्शन हो जाएगी और वो एक्सट्रापोलेट करेगा उस चीज को। तो अच्छा इसमें अच्छा। क्या है, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो इंडिपेंडेंट है, वो तुम प्रोवाइड कर रहे हो। डिपेंडेंट क्या है, उसकी वजह से सेल कितनी हो रही है, तो ये वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्चुअल में। अच्छा चलो ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या हो जाएगा, फाइंड क्लस्टर्स ऑफ डाटा एलिमेंट विद सिमिलर कैरेक्टर। इसमें आपको ऐसे कैरेक्टर क्लस्टर्स बनाने होते हैं जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ताकि आपका जो डाटा माइनिंग प्रोसेस हो वो थोड़ा ईजी हो सके। अच्छा, जो प्रिडिक्टिव में हम यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक वेरिएबल्स पे काम होता है। मतलब आपको सारे वेरिएबल्स होंगे, सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन आपके डिस्क्रिप्टिव में होता है वो सारे के सारे वेरिएबल्स को आप यूज़ करने की कोशिश करते हो और सबके सबको कैरेक्टराइज करते हो और उनके ग्रुप्स और क्लस्टर्स बनाते हो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल यहीं पे मैंने नीचे द्वारा से एक्सप्लेन कर रखा है कि इलेक्शन रिजल्ट की कौन सी पार्टी जीतेगी, या फिर आपको कस्टमर प्रिडिक्शन करना है कि कौन सा आपका नेक्स्ट कस्टमर हो सकता है, कस्टमर के कौन सा फ्यूचर पॉसिबल जो आपके कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जैसे कि आप बाइजू वाइजू ले लो, या फिर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जस्ट डायल हो गई। ये सारी क्या सेल्स में आपको प्रोडक्ट इन्हें प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा कस्टमर इनका डाटा खरीद, इनका जो प्रोडक्ट है खरीदेगा। तो फिर इस सब में चीज़ें आप डाटा माइनिंग यूज़ कर सकते हो, फ्रॉड में भी आपका यूज़ होता है। ये सारा प्रिडिक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो इसके अंदर प्रिडिक्टिव माइनिंग यूज़ होगी। और अगला है सेल्स चार्ट बनाना, कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स। अब कस्टमर को आप डिवाइड कर रहे हो कि कौन से अलग तरह के कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट प्रेफरेंस बनाना कि किस किस तरह के कस्टमर्स को किस किस तरह के प्रोडक्ट पसंद है। तो ये आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आपस में कैरेक्टराइज कर रहे हो, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव माइनिंग में आती है या डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग में आती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये डिस्क्रिप्टिव माइनिंग और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग खत्म हुई। अब यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। अच्छा, आप अगर आपको ये समझना है कि कौन से पैटर्न माइन होने चाहिए, तो आपको उसके लिए डाटा माइनिंग फंक्शनलिटीज पता होना चाहिए। फंक्शनलिटीज आर यूज फॉर स्पेसिफाई द काइंड ऑफ पैटर्न टू बी फाउंड। अगर आपको कौन से पैटर्न माइन हो रहे हैं और कौन से पैटर्न फाउंड होते हैं डाटा माइनिंग टास्क के अंदर, तो ये जो डाटा माइनिंग हम टास्क पर पढ़े थे ना, इसके अंदर जो पैटर्न फाउंड हो रहे हैं, उसके लिए आपको पहले डाटा माइनिंग फंक्शनलिटीज पता होनी चाहिए। अभी डाटा माइनिंग फंक्शनलिटीज क्या क्या होती हैं, ये टोटल 5 तरह की फंक्शनलिटीज एक्सप्लेन कर रखी है। क्या है ये, क्लास कॉन्सेप्ट, क्लास डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आता है कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, और फिर माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, एसोसिएशन एंड कोरिलेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, क्लस्टर एनालिसिस, आउटलेयर एनालिसिस। अच्छा, ये सब जो चीजें हैं, ये अगर आप देखा जाओ तो डाटाबेस के अंदर ये अलग अलग चैप्टर है, पूरे पूरे चैप्टर, या फिर यानी यूनिट में भी आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि सर ने बताया। और ये जो है आपका पहली यूनिट में पार्ट आ जाएगा, कुछ पार्ट आपका अगली यूनिट्स में है। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर जो अभी जितना एक्सप्लेन करा जाएगा, बहुत ही रफली और इतना एक्सप्लेन करा जाएगा ताकि आप एग्जाम में बस लिख सको। इसलिए अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करनी है तो हम वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम जिस पे बात करेंगे वो ये है, सिर्फ क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिप्शन एंड इसमें आता है कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ये जो बाकी के 4 टॉपिक्स हैं वो हम आगे वाली क्लासेस में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ये क्लास कॉन्सेप्ट का सेंस क्या है, आखिर ये क्लास कॉन्सेप्ट है क्या। क्लास और कॉन्सेप्ट दो अलग अलग सेंस है। अगर आप जैसे किसी मान लो, अगर हमें डाटा को दो तरह से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एक क्लास के बेसिस पे, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल लेके मैंने इसमें समझाया है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो है वो अपने जो अगर आपके ये डाटाबेस या डाटा वेयरहाउस में स्टोर करेगा, तो दो तरह से आपके जो है क्या कहते हैं, दो तरह से आइटम को क्लासीफाई कर सकता है या कैरेक्टराइज कर सकता है। एक तो क्लास के बेसिस पे, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। क्लास के बेसिस पे जैसे कि कंप्यूटर और प्रिंटर, ये जो प्रोडक्ट की अलग अलग क्लासेस हो गई ना, इसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि उस पर क्या क्या सामान है, वो क्या क्या सामान बेच रहा है। ये जो सारा ये आइटम्स के बेसिस पे हमने क्लास बनाई है। और एक और तरह से हम क्लास कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, मतलब कि कौन से कॉन्सेप्ट उस पर हम क्या कहते हैं यूज हो रहे हैं। जैसे कि मोस्ट सेल्ड प्रोडक्ट, लेस्ट सेल्ड प्रोडक्ट, या फिर यंग कस्टमर्स, ओल्ड कस्टमर्स, इस तरह का ये डाटा होगा। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर होगा तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। फोन रख के चले गए हो क्या? जतिन न्यूज़ पढ़ देना जतिन। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है,
और एक हमने क्लासेस के बेसिस पे क्लासीफाई करा है। ठीक है, क्लास के बेसिस पे कंप्यूटर प्रिंटर थे, और कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर के बेसिस पे यंग और ओल्ड कस्टमर्स है। ठीक है, अब वी कैन ड्राइव सच डिस्क्रिप्शन यूजिंग, अब ये जो डिस्क्रिप्शन है हम इन्हें किस तरह से और ड्राइव कर सकते हैं, डाटा कैरेक्टराइजेशन और डाटा डिस्क्रिमिनेशन। अब डाटा कैरेक्टराइजेशन पहले हम पढ़ेंगे। डाटा कैरेक्टराइजेशन, अच्छा कैरेक्टराइजेशन का एक इंग्लिश वर्ड है तो तुम्हें समझ ही आ रहा होगा कि चीज़ों को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, अलग अलग चीज क्लास बना के हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों से क्या क्या पार्ट में हम चीज़ों को आगे डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या पार्ट में चीज़ें बन सकती हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जैसे कि समराइजिंग डाटा अंडर स्टडी इन जनरल टर्म्स, हमने डाटा को हमने जनरल टर्म्स में हमने क्लासिफाई कर दिया। आउटपुट ऑफ डाटा कैरेक्टराइजेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, अब जो इसका डाटा कैरेक्टराइजेशन होता है इसका आउटपुट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैसे, ये आपको अगर हमने क्लासिफाई करा है, जैसे कि चलो इसको आगे से एक्सप्लेन, आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, नीचे बढ़िया से एग्जांपल दे रखा है उसमें बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। थोड़ी डेफिनेशन और देख लेते हैं। रिजल्टिंग डिस्क्रिप्शन कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन जनरलाइज्ड रिलेशन, अच्छा इसका रिजल्टिंग डिस्क्रिप्शन होगा, इसका इज आल्सो बी प्रेजेंटेड इन जनरलाइज्ड रिलेशन, इसको हम जनरल रिलेशन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूल्स बोलेंगे। ठीक है, इसका जो मतलब आगे जो हमने जो क्या कहते हैं डाटा को कैरेक्टराइजेशन करा है, इसके जो रिजल्ट हम डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, अलग अलग जो पार्ट मिलेंगे, जैसे कि कंप्यूटर प्रिंटर्स के अलग अलग तरह से कैरेक्टराइज करा था, ये जो पार्ट होंगे हम क्या कहते हैं इन्हें इन्हें कैरेक्टर्स रूल्स बोलेंगे जनरल रिलेशन की फॉर्म में। अच्छा एक एग्जांपल से अभी समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक डाटा माइनिंग सिस्टम हैज टू प्रोड्यूस अ डिस्क्रिप्शन समराइजिंग that characterizes the customer who spends more than $1,000 a year at all electronic store। ऑल इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर का नाम है। ये ऐसे एक डाटा माइनिंग सिस्टम को डिस्क्रिप्शन बनाना है ऐसे उस कस्टमर को कैरेक्टराइज करते हुए जो कि पर ईयर $1,000 या उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो फिर इसका जो डाटा माइनिंग एक आपका कैलकुलेट किस तरह से करेगा, ये इस तरह से कैरेक्टराइज करेगा कस्टमर को कि जो कस्टमर है वो 40 से 50 ईयर्स की रेंज के हैं, तो ये एक पहला कैरेक्टराइजेशन हो गया। और ऐसे कैरेक्टराइज कर रहा है कि आपका जो कस्टमर है वो एम्प्लॉयड है, और किस तरह से कैरेक्टराइज करेगा कि कस्टमर जो है वो एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर है। मतलब अलग अलग तरह से इसने कस्टमर को कैरेक्टराइज कर दिया। अच्छा देखा जाए तो क्या कहते हैं ये जो उसने डिवाइड करा है कस्टमर को एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ये हमने किस तरह से डिवाइड करा है, ये जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ा था ना, यंग कस्टमर ओल्ड कस्टमर, तो ये उसके बेसिस पे हो जाएगा। ये क्लास बनाई है तो उसमें 40-50 के बेसिस पे ये आपका हो गया क्लास के बेसिस पे। और एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर ये आपका किस तरह से हो गया, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर है, किसी का पुअर क्रेडिट स्कोर है। तो अलग अलग चीजों में ये इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका डाटा कैरेक्टराइजेशन कि आपने डाटा को कैरेक्ट से कैरेक्टराइज करा है, मतलब अलग अलग तरह से आपने क्लास बना दिया, कॉन्सेप्ट बना दिया, उसी को हम डाटा कैरेक्टराइजेशन बोल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम डाटा डिस्क्रिमिनेशन। ये डाटा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना आपके कैरेक्टर्स या डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे या उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी दो क्लासेस को मान लेते हैं, तो फिर उसे हम डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। अच्छा अब ये मेन बात ये अभी है कि आपने जो अभी पहले से पढ़ा था कैरेक्टराइजेशन पढ़ा था, कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में मेन डिफरेंस क्या है। कैरेक्टराइजेशन था कि उसने बस प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रिंटर क्लास हो गई, एक कंप्यूटर क्लास हो गई, एक सॉफ्टवेयर क्लास हो गई, तो उसने बस क्लासिफाई कर दिया, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करा। डिस्क्रिमिनेशन में उसे डिफरेंशिएट करेगा, जैसे कि आपने दो अलग अलग क्लासेस बना ली, उन्हें हम कंपेरेटिव क्लास बोलते हैं। ठीक है, कंपेयर टारगेट क्लासेस उन्हें कंपेरेटिव क्लासेस बोलते हैं, और उनके बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं। इन्हें अब इन कंपेरेटिव क्लासेस को हम कॉन्ट्रास्टिंग क्लासेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए डिस्क्रिमिनेशन में। जैसे कि आपका दो तरह के कस्टमर हो सकते हैं, एक रेगुलर कस्टमर और इरेगुलर कस्टमर। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के कस्टमर हो गए। तो फिर ये एक क्या कहते हैं, हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि अगर मुझे पता करना है कि कौन से रेगुलर कस्टमर है, कौन से इरेगुलर कस्टमर है, तो हम उसे डाटा डिस्क्रिमिनेशन में यूज करेंगे। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो ऊपर हमने क्या करा था, बस कैरेक्टराइज करा था।
अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया था कि इस कस्टमर का एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर है या फिर ये एम्प्लॉयड है, ये एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। अभी हमने उसमें बस कैरेक्टराइज करा, उनमें डिफरेंशिएट नहीं करा। अब नीचे जो हम डाटा डिस्क्रिमिनेशन में हमने डिफरेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। द आउट, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा पढ़ लेते हैं। In the output presentation of discrimination description are similar as those for characteristic description। जो आउटपुट प्रेजेंटेशन होगा वो काफी हद तक सिमिलर होगा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन निकाले थे, मतलब जो डिस्क्रिप्शन था दोनों का आपको सिमिलर लगेगा। हाउएवर डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड कंपैरेटिव मेजर, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिप्शन में जो होगा कंपैरेटिव मेजर्स भी होंगे, मतलब आपस में दो क्लासेस को या फिर टारगेट क्लास को या कंपैरेटिव क्लास को आप कंपेयर भी करोगे। विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंस, जो कि उनके डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा बिटवीन टारगेट एंड कॉन्ट्रास्टिंग क्लास। टारगेट और कॉन्ट्रास्टिंग क्लास के बीच में आपको डिफरेंस पता करने हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने में आपका डिस्क्रिप्शन यूज होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिप्शन का जो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ रूल्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। अच्छा, जैसे कि हमने कैरेक्टराइज करा था, आ गया, हाँ, जब हमने कैरेक्टराइज करा था, जो उसका डिस्क्रिप्शन रिजल्ट जो मिलेगा उसे हम जर्नलाइज फॉर्म में अगर प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स रूल्स बोलेंगे। इसी तरह से जो हमें आउटपुट मिलेगा डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिप्शन का, उसके अगर हम रूल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन रूल्स, ठीक है। अब इसी टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में और समझ लेते हैं। डाटा माइन सिस्टम को आपको कंपेयर करना है दो ग्रुप से। देखो यहाँ पे वर्ड आगे कंपेयर, यानी कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन यूज करना पड़ेगा बिटवीन टू ग्रुप्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये वही एक स्टोर का नाम है। कौन से रेगुलर कस्टमर्स और इरेगुलर कस्टमर, मुझे पता करना है कि मेरे स्टोर में आने वाले कौन से रेगुलर कस्टमर है, कौन से इरेगुलर कस्टमर है। तो मैं ये डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा। तो मेरे को डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर जो का वो किस तरह से आउटपुट देगा कि मेरे 80% जो कस्टमर है जो फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे हैं ना, वो किस रेंज में आते हैं, 20 to 40 ईयर में आ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे वर्ड आ रहा है 80, मतलब वो उसने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में कि 80% जो आप खरीद रहे हैं वो 20 to 40 रेंज में आ रहे हैं। और उनमें से क्या कहते हैं, जो खरीद रहे हैं वो ज्यादातर पे यूनिवर्सिटी डिग्री है, ठीक है। ये इसी का वैसे पार्ट मान सकते हो। और वेयर है 60% जो नॉन फ्रीक्वेंट कस्टमर है, जो 60% कस्टमर नहीं खरीद रहे हैं सामान को ज्यादातर, वो कैसे हैं, सीनियर्स है। सीनियर्स या फिर यूथ बहुत यंग है या फिर सीनियर्स की कैटेगरी में आते हैं और उनके पास कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है। तो डाटा माइनिंग जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से आउटपुट दे रहा है यहाँ पे, डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर ने क्या सॉरी डाटा वेयर सॉफ्टवेयर इस तरह से आउटपुट दे रहा है कि उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक जो फ्रीक्वेंट बायर्स हैं और नॉन फ्रीक्वेंट बायर है। फ्रीक्वेंट बायर के बारे में उसने क्या बताया कि 80% कस्टमर ये आपको 20-40 रेंज में आते हैं और यूनिवर्सिटी डिग्री है। और दूसरे टाइप की या फिर नहीं नॉन फ्रीक्वेंट कस्टमर यानी 60% बायर्स जो है वो सीनियर या फिर यूथ है और उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है। तो यानी कि इसने कैरेक्टर्स तो यहाँ पे भी करा है। कैरेक्टर्स कैसे करा कि यूनिवर्सिटी डिग्री के बेसिस पे और 20-40 के बेसिस पे और फ्रीक्वेंट कस्टमर्स और नॉन फ्रीक्वेंट कस्टमर, लेकिन इसने इस तरह से कैरेक्टराइज करा है ताकि आप दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पता कर सको, डिस्क्रिमिनेशन कर सको, ताकि उनके बीच में डिफरेंस पता कर सको कि रेगुलर और रेगुलर कस्टमर हमारे कौन से हैं, ठीक है। और ऊपर हमने जो करा था सिर्फ हमने क्लासेस बना दी थी। कैसे क्लासेस बना दी थी कि 40 से 50 ईयर ओल्ड का था, एक एम्प्लॉय था। तो इस तरह से आप अंतर समझ सकते हो कि कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही था, और किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ भाई, ये लास्ट एग्जांपल जो समझाया ना, हाँ, तो इसमें डेटा माइनिंग सिस्टम जो है वो हमारा मतलब वही है, डेटा माइनिंग इंजन जो हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था पिछली क्लास में। डेटा माइनिंग इंजन उसके अंदर बहुत कुछ होता है यार। ये डेटा आपका क्या कहते हैं, जो पूरा पूरा आर्किटेक्चर था ना, हाँ, वो तो उसी के अंदर ले सकता है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर उसके अंदर ले सकता है। यूजर इंटरफेस भी उसके अंदर आ सकता है एक तरह से, इस क्योंकि वो डेटा आपको सब, हाँ, वो आपको सब कुछ सिस्टम में। प्रेजेंट कर सकता है। हाँ, डेटा वेयर हाउस सिस्टम में। ठीक ठीक ठीक। और कोई डाउट है किसी को? एक बार रिविजन में बता देता हूँ वैसे हमने क्या क्या देखा अभी तक। सबसे पहले हमने डेटा के वही टाइप्स देखे कि किस किस तरह के डेटा को अभी हम माइन कर सकते, किस किस तरह से कहाँ से डेटा फॉर्म्स को हम माइन कर सकते हैं, डेटा बेस के और डाटा वेयर हाउस के और ट्रांजिशनल डेटा के, ठीक है। और इसके हमने और क्या देखा कि एप्लीकेशन बेसिस पे हम डाटा को और किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये टाइम रिलेटेड डाटा हो गया, डाटा स्ट्रीम्स हो गया, स्पार्शियल डाटा हो गया,
इंजीनियरिंग डाटा हो गया, मल्टीमीडिया डाटा हो गया और ग्राफ डाटा हो गया। और अब ये क्या कहते हैं, हमने टास्क के बेसिस पे डाटा माइन को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव माइनिंग हो गई, प्रेडिक्टिव माइनिंग हो गई। डिस्क्रिप्टिव मतलब हमें कोई डिसीजन मेकिंग का काम करना है कि सेल्स कैसी चल रही है, और प्रेडिक्टिव में कि हमें आपको एक प्रिडिक्शन चाहिए फाइनल आउटपुट कैसा होगा। जैसे कि अगर कोई बंदे को खेलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मतलब यस नो में या फिर ट्रू फॉल्स में जब आंसर चाहिए होता है, तो मोस्टली हम प्रेडिक्टिव माइनिंग यूज करते हैं। और ये इसमें डिफरेंस एक्सप्लेन कर रखा है, और किस तरह के पैटर्न को माइन करना है। पैटर्न को माइन करने के लिए हमें जो टास्क है उनकी फंक्शनलिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, वो पैटर्न उनके उसके क्या कहते हैं, आर यूज फॉर स्पेसिफाई का है, उसको फंक्शनलिटीज पता होनी चाहिए कि आपके टास्क में की कौन सी फंक्शनलिटी है, ताकि उसके पैटर्न्स आप आइडेंटिफाई कर सको या स्पेसिफाई कर सको। तो इसके ये 5 तरह के कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से आज हमने पढ़ा था क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया। अब हम आगे वाली फर्दर क्लासेस में माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, एसोसिएशन एंड कोरिलेशन देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन देखेंगे, क्लस्टर एनालिसिस और आउटलायर एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन क्लास कॉन्सेप्ट को वही 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्लास कॉन्सेप्ट को और कस्टमर के क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट की बेसिस पे और क्लास के कॉन्सेप्ट पे। अब उसके अंदर ये एक चीज आती है कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन मतलब आपने बस प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई कर दिया, समराइज क्या कहते हैं उसकी क्लास बना दी। और डिस्क्रिप्शन मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो 2 क्लासेस के बीच में। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट है इधर? नहीं भाई।